हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल यू नीड टू नो। इस वीडियो में मैंने कुछ मैथ्स के ऐसे टॉपिक को कवर किया है, ठीक है, जिनमें से पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक ये हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड टॉपिक हो जाएगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसमें ये अगर ये सारे टॉपिक जो है वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम्म सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो हमारा बेसिक जो है नॉलेज हमारे पास में होनी चाहिए कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते क्या है। ये सिमिलर फिगर है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एक्चुअली में होते क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आप लोगों ने नाइन्थ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं रिवाइज करा देता हूँ कि कोई भी दो ट्राइंगल या फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर वो एक दूसरे के सेम साइज और उनका शेप भी क्या हो, दोनों की सेम हो। तो इस कंडीशन में दोनों के दोनों फिगर क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास में एक ये मैं ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, जैसे ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ और इसी की तरह मैंने एक ट्राइंगल और फॉर्म कर दिया। देखने में छोटे बड़े लग रहे हैं लेकिन आप अज्यूम करिए कि इनके शेप और साइज सेम है, ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल हमने लेट किया, मान लीजिए ए बी सी, और इसको हमने लेट कर लिया डी ई और एफ लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते थे, अगर हाँ सपोज दैट कई सारे क्राइटेरिया भी होते थे कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है। तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी मैं बस खाली आपको इसका मतलब बता दे रहा हूँ कि अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो इसका मतलब होगा हमारा कि ए बी इज इक्वल्स टू डी एफ, बी सी इज इक्वल्स टू एफ ई, ए सी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। मतलब तीनों साइड्स इनकी इक्वल होंगी, ऑल्सो जो इनके एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल जो बी होगा वो इक्वल टू एंगल एफ होगा, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक। तो अगर मतलब कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल सा ही मीन होता है, अब देखिए साइड भी अगर इनके इक्वल है, एंगल भी इनके इक्वल है, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी ट्राइंगल को अगर आप उठा करके ऊपर रख दें दूसरे के, तो वो उसको पूरा पूरा ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। अब सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि जो ट्राइंगल्स हमारे अगर हैं, ठीक है। मैं हालांकि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हम आगे थोड़ा क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ट्राइंगल का एग्जांपल लेकर के बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक ट्राइंगल ये हमने बनाया और एक ट्राइंगल हमने बड़ा कर दिया है ऐसे, ठीक है। ओके, ये दोनों ट्राइंगल हमने बनाए, तो फर्स्ट ट्राइंगल हमारे पास में ये है और सेकंड ट्राइंगल हमारे पास में ये है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, साइज इनका सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इनका जो साइज है, तो साइज नॉट इक्वल टू सेकंड साइज, फर्स्ट साइज नॉट इक्वल टू सेकंड साइज, ऐसा आप लेट कर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये साइज तो इनके इक्वल नहीं है, लेकिन देखने में इक्वल, देखने में एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इनकी शेप जो है वो सेम है, शेप और सेम, ठीक है। तो पहला तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाह रहा था मैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर है कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो सिमिलर भी होंगे। अगर ये मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंसी इंप्लाई करती है सिमिलरिटी को, लेकिन अगर सिमिलर है तो ये ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डिफरेंस क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों के दोनों सेम होते हैं, सिमिलैरिटी में सिर्फ शेप सेम होती है, साइज सेम नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सिमिलर फिगर्स पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया हुआ है, टू सिमिलर फिगर हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। ये मैंने ऊपर भी बताया है, यहाँ पर भी नोट डाल दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। कि जो अगर दो सिमिलर फिगर्स हैं तो उनके शेप सेम होगी, साइज ज़रूरी नहीं कि सेम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस सबसे पहला पॉइंट हमने डाला है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो सर्कल सिमिलर होते हैं क्योंकि दिखने में एक जैसे होते हैं, और अगर रेडियस डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स सिमिलर होंगे, सेम है तो भी सिमिलर होंगे, एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, इसी तरह से सारे स्क्वायर भी एक जैसे दिखते हैं, मतलब जैसे ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे।
इसी तरीके से ट्राइंगल के केस में स्पेशली इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों एंगल्स और उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल एंगल, ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इक्वल सिमिलर होंगे, ठीक है, देखने में सारे सारे सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अभी इतनी चीज़ें, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये भी नोट मैंने ऊपर बताया था, लेकिन लिख यहाँ पर दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं, बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब हो ही जाएंगे, ठीक है, कंपल्सन नहीं है। अब इसके बाद में we must have some definition of similarity of figures and based on this definition some rule to be decide whether the two given figure are similar or not। मतलब ये है कि हमें, अब देखिए, खाली ऐसे बता देने से कि देख लो, देख करके पहचान लो ट्रायंगल सिमिलर है, ये सिमिलर है, वो सिमिलर है, तो ऐसे आइडिया नहीं लगता है, ठीक है। हमें उसके लिए एक डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। और इस डेफिनेशन के बेसिस पे हमको कुछ रूल भी डिसाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इस डेफिनेशन के बेसिस पे हमको कुछ रूल डिसाइड करने पड़ेंगे कि कोई दो फिगर सिमिलर हैं और कब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स तो खाली देखने पर नहीं चलती ना, कि बस देख लो, देख करके बता दो। हम इसमें प्रूफ करते हैं चीज़ों को, और प्रूफ दे करके उनको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छे से हमको एक्सप्लेन करना होता है कि क्या जो चीज़ है, तो बस खाली देख करके मतलब एक आइडिया ना लगे, ठीक है, उसको आप प्रूव भी कर सको मैथमेटिकली। तो यहाँ पर जैसे पॉलीगन्स के बारे में दो चीज़ें ऑब्जर्व की गई, ठीक है। सबसे पहली चीज़, द पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। तो अगर हमारे पास में पॉलीगन है, उनकी सेम नंबर ऑफ साइड है, पॉलीगन के नाम पर देखिए सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है, आपको पता है, ठीक है। थ्री साइड पॉलीगन मतलब कई सारे साइड्स का जो एक क्लोज्ड कर्व होता है, या ऐसे कह लीजिए, हाँ, मतलब कि कोई भी जिसमें कई सारी साइड्स हों, ठीक है, और क्लोज्ड एक लूप टाइप का बनता है, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो ट्राइंगल जो होता है वो सबसे पहला पॉलीगन होता है, जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स होती हैं। फिर इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, फिर इसके बाद में पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन, इस तरह से जाते जाते हैं। तो ये जो रूल है सारे सब हर टाइप के पॉलीगन्स के लिए, ठीक है, वर्क करता है, बट सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। ओके। आर सिमिलर, अब देखिए, अगर भाई सीधी सी बात है, सेम नंबर ऑफ साइड का मतलब ये है कि अगर ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल से कंपेयर करोगे ना आप, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि ट्राइंगल को क्वाड्रिलेटरल से कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ये मतलब है सेम नंबर ऑफ साइड से। तो सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट कहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिया एक क्वाड्रिलेटर ले लिया, और एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है, तो पहली कंडीशन तो ये फॉलो होनी चाहिए कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। दूसरी कंडीशन होती है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है उनका भी रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे सपोज दैट कि अगर ये साइड हम माने ए, बी, सी और डी मान लें, और इसको अगर मानते हैं ई, एफ, जी और एच, ठीक है। तो सेम रेशियो में होने का मतलब ये है कि जो ए बी है, तो ए बी के करस्पॉन्ड साइड कौन सी है, ई एफ है, ठीक है। तो हम ये दिखाएंगे कि जो ए बी है अपॉन ई एफ, ठीक, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ई एच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए डी अपॉन ई एच इज इक्वल्स टू डी सी, डी सी ओवर ये, ठीक है, ए एफ जी एच, एच जी हो जाएगा, ओके। और इसी के एक और हो जाएगा ओवर बी सी ओवर एफ जी, ठीक है, जिसको कि हम एक कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन भी फॉलो है, एंगल्स भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों फिगर जो हमारे हैं, तो ये कैसे हैं, सिमिलर होंगे। ऑल्सो नोट दैट द सेम रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इज रिफर्ड टू एज द स्केल फैक्टर, ठीक है। अब ये जो हमने रेशियो निकाला है, ए बी ओवर ई एफ, ए डी ओवर ई एच, ठीक है, तो जो भी इसका सेम रेशियो निकल के आ रहा है, तो इसको स्केल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। स्केल फैक्टर बोलते हैं और द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म और आपको इसके लिए याद रखने हैं, ठीक है। तो स्केल फैक्टर इनका कांस्टेंट होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी इसको कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सॉरी फ्रैक्शन, ओके। तो इतना इस टॉपिक पे था। अब इसके बाद आ जाते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि देखिए बेसिकली हमें पॉलीगन में नहीं जाना है, वो तो बस खाली एक आइडिया बताने के लिए था कि पॉलीगन की सिमिलैरिटी कैसे जज होती है, ठीक है। अब मेन हमारा है ट्राइंगल चैप्टर, ठीक है, 6 चैप्टर हमको समझना है हाई स्कूल के हिसाब से, तो उसको देखते हैं।
तो सबसे पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। अब देखिए, जैसे ये दो ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताई थी, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। मतलब अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि मान लीजिए ये एंगल ए, ये बी और ये सी है, यहाँ पर हमने डी कह दिया, ई कह दिया और एफ कह दिया। तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं तीन साइन लगा देता हूँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, जिससे आप पहचान सको। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो एक नोट आपका ये हो गया। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल का मतलब सिंपल सा है, अगर दो ट्राइंगल हैं हमारे और दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक, नाउ Greek mathematician Thales given important truth relating to two equiangular triangles। अभी आपने देखा कि इक्विएंगुलर ट्राइंगल किसको कहते हैं, और उन्हीं ट्राइंगल्स के बारे में एक मैथमेटिशियन थे थेल्स। ठीक है, तो उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट ट्रुथ बता दिया। क्या? अब वो ट्रुथ देख लेते हैं भाई, क्या है ट्रुथ बता दिया। तो ट्रुथ ये है कि द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, तो अगर हमारे पास में दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है, तो जैसे ये हमने मान लिया, एक हमारा ये ट्राइंगल है, एक हमारा ये ट्राइंगल, ये दोनों इक्वी एंगुलर हमने मान लिया। ठीक है, तो इसकी जो साइड्स होंगी, तो फिर से वही लट कर लेते हैं, जैसे ए बी सी, इसको डी ई और इसको एफ लेट कर लिया। ठीक है, तो इसकी एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड, तो हम कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लें तो उनका रेशियो क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया यहाँ पर कि ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू, और डी एफ ओवर, सॉरी डी एफ नहीं होगा, ए सी ओवर डी एफ होगा। हम्म, तो ये हो जाएगा ए सी ओवर डी एफ। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएगी। और ये कंडीशन आई कैसे? तो इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए उन्होंने बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ किया था। ठीक है, बाई बी पी टी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम का उन्होंने यूज़ किया था इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अब बीपीटी थ्योरम देख लेते हैं, बीपीटी थ्योरम क्या होती है। बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी उसको कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसमें कहा गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो जैसे हमने एक ट्राइंगल सबसे पहले फॉर्म कर लिया, तो ये ट्राइंगल जल्दी से बना लेते हैं एक। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमारा बन के तैयार हो गया। अब इन्होंने कहा इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो इसकी अगर एक साइड के पैरेलल अगर हमने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये जो लाइन है इसने इस अदर टू साइड को, जैसे अगर हम नेमिंग कर दें ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, इसको चलिए डी मान लिया और इसको ई मान लिया। ठीक है, ठीक, तो हमने इस ट्राइंगल के मतलब जो डी ई है यहाँ पर, तो डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो डी ई बी सी के पैरेलल है यहाँ पर, पहली चीज़ तो ये हो गई, पैरेलल टू वन साइड। ठीक है, तो ये वाली साइड हमारी बी सी के पैरेलल हो गई, इसको अच्छे समझिए। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो अदर टू साइड, जैसे एक साइड हमारे पास ए बी है, ए बी को इसने डी पॉइंट पे कट किया और ए सी को इसने ई पॉइंट पे कट कर दिया। ठीक है, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर टू साइड है, अब देखिए ये जो डी पॉइंट है इसने ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इन पार्ट्स का जब आप रेशियो लोगे, जब आप ए डी को डी बी से डिवाइड करोगे, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आएगी जब आप ए ई को ई सी से डिवाइड करोगे। ठीक है, मतलब कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ठीक है, इसी थ्योरम का यूज़ करके थेल्स ने वो रिजल्ट दिया था ऊपर वाला। ठीक है, तो टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ओके, अब इसके प्रूफ को देखते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, प्रूफ से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रूफ में यूज़ होंगी, तो वो आपको आनी चाहिए अगर आप इसका प्रूफ समझना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास में है कि अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा ट्राइंगल है, एक इस टाइप का मैं ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूँ,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप में से काफ़ियों को क्लियर भी होगा, लेकिन वो नहीं होता है, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमें इसका एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल हमने ले लिया, चलिए एक ही नाम बचता है हमारे पास, ए बी सी, खैर। तो ये जो ट्रायंगल है इसका हमको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, देखिए हमको पता है क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट, तो अब इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो बेस तो हमको पता है, देखिए बेस हमारा बेसिकली होता है जहाँ पर इसकी हाइट का परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। अब हाइट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ से करें, तो उसके लिए अगर जैसे इस पॉइंट से और यहाँ तक इसके बेस को पहले हमें पीछे की तरफ इंक्रीज करना पड़ेगा, और ध्यान दीजिए ये एंगल जो है इसका ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, 90 से बड़ा है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एक डॉटेड लाइन हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दी, बेसिकली हमने ये बीसी को ही पीछे की तरफ बढ़ा दिया है, ठीक है, ऐसे, इसी को ही हमने पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया है, ठीक है। जब इसको बढ़ा दिया तो बीसी बेस पर ही हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे, ठीक है। तो जब बीसी बेस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तब इस ट्रायंगल का एरिया हम क्या कहेंगे, अब देखिए इसका जो परपेंडिकुलर है तो वो तो हो जाएगा ए, और इसको अगर डी मान लें तो ए डी तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो 1/2 इंटू, और जो बेस है इसका, तो बेस इसका होगा बी सी, तो बेस इसका हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे बी सी को, और जो हाइट है तो हाइट हो जाएगी ए डी जो कि बेस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो गई। अगर नॉर्मल ट्रायंगल होता तो उसका एरिया तो हम तुरंत निकाल लेते, कोई दिक्कत, जैसे मान लीजिए अगर इस टाइप का कोई ट्रायंगल होता तो सीधे हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास में, और इसका तुरंत एरिया हमने निकाल लिया। तो इस टाइप का ट्रायंगल क्योंकि इसमें बनेगा बीपीटी में, तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए बता दिया है, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये आपको जाननी ज़रूरी थी, दूसरी चीज़ क्या, तो इसमें जैसे हमारे पास में अब ये दो पैडल लाइन्स हैं, ऐसा लट करिए, ठीक, ये दो पैरेलल लाइंस है, और यहाँ से अब दो ट्रायंगल्स हमारे इसमें बनेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास में ए बी और सी हो गया, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारे पास में डी सी बी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी और डी सी बी, और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि जो ए डी है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, तो ए डी पैरेलल टू बीसी है, और इनका बेस भी सेम है, इन दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस है वो क्या है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। बीसी दोनों का बेस है, देखिए बीसी बेस कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन बेस भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के जो एरियाज होंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है। तो इन दोनों के एरियाज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, बस ये दो चीज़ें आपको थोड़ी सी रिवाइज करानी थी, हालांकि ये कई लोग को पता होंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने, वो हमारा रियल प्रूफ है, ठीक है, तो प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। हम्म, हाँ, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमारे पास में हमको गिवन क्या क्या था, तो हम वो डाल देते हैं। तो गिवन क्या था हमको, हाँ, सबसे पहले गिवन, तो गिवन क्या क्या था, तो गिवन हमको था कि जो डीई है, डीई पैरेलल टू बीसी, तो पहला पॉइंट तो हमको ये गिवन था, और प्रूफ हमको करना है, प्रूव दैट एडी अपॉन डीवी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी,
ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है इसमें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन किया है और कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या दिखाया है कि जो ई एम हमने ड्रॉ किया, ई एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक, और जो डी एन है, डी एन परपेंडिकुलर है ए सी के। ठीक है, दो चीज़ तो ये हमने कंस्ट्रक्ट की है। ऑल्सो ड्रॉ बी ई, बी ई एंड सी डी। ठीक है, तो चीज़ें हमने ये ड्रॉ की हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो अब हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एरिया निकालते हैं हम ट्राइंगल ए डी ई का। अब देखिए, यहाँ से हमको चाहिए ए डी ओवर डी बी। तो सबसे पहले ए डी साइड हमको दिख रही है इस ट्राइंगल में। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब भी ये था कि इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस क्या है इसमें, तो बेस हो जाएगा ए डी। ये हमारा जो ए डी है वो बेस हो गया। ठीक, तो मल्टीप्लाइड बाई ए डी इंटू, अब बेस अपॉन बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, तो हाइट क्या है इसकी, हाइट हो जाएगी इसकी ई एम। ई एम जो कि परपेंडिकुलर है इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल की, ए डी ई ट्राइंगल की जो हाइट है वो कितनी है, ई एम है। तो ए डी इंटू और यहाँ पर हो जाएगा ई एम। ठीक, तो इस ट्राइंगल की हाइट भी हो गई, यहाँ पर हमने पुट कर दी। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने इक्वेशन मान लिया 1। ठीक, इसके बाद में सेकंड इक्वेशन लेते हैं। तो उसमें भी हम इसी, अब देखिए ये तो आ गया 1/2 ए डी इंटू ई एम तो आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करें, अब हमको निकालना है एक और एरिया। ठीक है, किसका, अब देखिए इस ट्राइंगल का, किसका, ई डी और बी का। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ई डी और बी का। ठीक, तो ई डी बी ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए ये वो वाला केस है जो मैंने ऊपर बताया था कि इसका जो बी डी बेस है, ये देखा है ना बी डी यहाँ से, तो ये जो बी डी है, तो इस बी डी को हमने पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, और इस तरह से बढ़ाते चले गए यहाँ से। ठीक, तो इसके बेस को जब, मतलब बी डी को जब हमने इंक्रीज कर दिया डी ए की तरफ। ठीक है, बी टू डी हमने कहाँ से कहाँ, इसको ऐसे बी टू डी में इसको इंक्रीज किया। और उसके बाद परपेंडिकुलर जो ई एम है, तो वो इसका भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, किसका, बी डी ई ट्राइंगल का। ठीक, तो एरिया ऑफ बी डी ई ट्राइंगल, तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा इसका, बी डी, और हाइट कितनी हो जाएगी, ई एम। ठीक है, तो सेम हाइट हो गई, इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। इसी तरीके से फिर से हम एरिया निकालेंगे ए डी, लेकिन इस बार हम कौन सा लेंगे, इस बार हम ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे, डी एन वाला। ठीक है, तो फिर से हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, फिर से हमने ट्राइंगल ए डी का एरिया निकाल लिया। ए डी का एरिया कैसे, इस बार दूसरा बेस लेंगे 1/2 इंटू बेस, इस बार बेस लेंगे हम ए ई, इस बार ए ई बेस लेंगे। ठीक है, तो ए ई हो गया बेस मल्टीप्लाइड बाई, और जो परपेंडिकुलर होगा इसका डी एन, तो वो भी हमने ले लिया। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ठीक, तीन इक्वेशन हमारे पास में हो गई, और लास्ट इक्वेशन एक और बनेगी, एरिया ऑफ सी डी ई का। ठीक है, एरिया ऑफ सी डी एंड ई। तो एरिया ऑफ सी डी ई कितना हो जाएगा, 1/2, इसका बेस होगा ई सी। इस वाले सी डी ई का जो बेस हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ई सी। ठीक है, ई सी मल्टीप्लाइड बाई, अब ई सी तो हमने ले लिया, अब इसके बाद में परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, ये डी एन, डी एन जो परपेंडिकुलर था यही परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो डी एन हो गया परपेंडिकुलर, तो हमने पुट कर दिया डी एन। ये हो गई हमारी इक्वेशन फोर्थ। ठीक, अब ये हमारे पास में चार इक्वेशंस हैं। अब देखिए अगर आप ये गौर से देखें कि हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी हमारा यहाँ पर है, डी बी हमारा या बी डी हमारा यहाँ पर है, तो हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कंक्लूजन्स हमको मिलते हैं। तो यहाँ यहाँ पर करते हैं, एक मिनट। हाँ, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 एंड थर्ड डिवाइडेड बाई
थर्ड डिवाइडेड बाई ये कुछ नहीं है फोर्थ। ठीक, तो क्या कंक्लूजन मिलेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया, एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एम सी एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा ए डी अपॉन बी डी या डी बी, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो एक कंक्लूजन तो हमको ये मिल गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में जब थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे तब देखते हैं क्या मिलता है। तब मिलेगा हमको एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सी डी ई, सी डी ई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए ई। अब देखिए यहाँ पर डी एन से डी एन कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, ए ई अपॉन ई सी मिल जाएगा। तो ए ई अपॉन ई सी हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर एल एच एस में अगर आप जाएँ, एल एच एस अगर देखें अच्छे से, तो ये जो एरिया ऑफ ए डी है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ए डी है, तो जब सेम ट्राइंगल का एरिया है वो तो इक्वल होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखिए क्या करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी ई। ठीक है, तो ये तो इक्वल है। और जो एरिया ऑफ बी डी ई है वो भी सी डी ई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने ऊपर बताया था कि अगर कोई दो ट्राइंगल है, जैसे एक ट्राइंगल है हमारे पास में डी ई बी और एक ट्राइंगल है हमारे पास में सी डी ई। ठीक, ये दो ट्राइंगल हैं, इनका बेस सेम है, जो कि क्या है, डी है, सेम बेस डी है, और बिटवीन टू पैरेलल्स हैं। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी। इस कंडीशन में इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी डी ई। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, ठीक, बिट सेम बेस एंड सेम पैरेलल। ठीक है, तो ये कंडीशन इनकी अप्लाई हो गई। अब देखिए, अगर इनकी एलएचएस आपस में इक्वल है, अब देखिए अगर इसको आप इससे डिवाइड करोगे, तो चाहे इससे इसको डिवाइड करो, तो इन दोनों का जो डिवीजन आएगा, जो क्वोटिएंट आएगा, तो वो भी क्या है, वो भी तो आपस में इक्वल होगा। और इन दोनों क्वोटिएंट कितना आ रहा है, ए डी अपॉन डी डी बी। तो ये जो कंडीशन है ये इम्प्लाई करेगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। और इसने इसको इम्प्लाइज कर दिया कि एल एच एस अगर इनकी इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो बीपीटी का तो प्रूव हो गया। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, इसके कन्वर्स को देख लेते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इन्होंने कहा इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ठीक है, तो लाइन होगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड। अब ये उसी का जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। तो अगर इसकी नेमिंग अगर हम कर दें सबसे पहले, तो ए बी सी, इस पॉइंट को हमने डी मान लिया, इस पॉइंट को हमने ई मान लिया। ठीक है, तो इसमें हमको गिवन है, क्या गिवन है हमको, ए डी, इसकी जो ये जो लाइन है तो ऑलरेडी इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। ये हमको गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना, प्रूव हमको ये करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू इसके बी सी के। ये हमको प्रूव करना है। तो फिर से हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो ड्रॉ डी ई डैश। ठीक है, हमने डी ई डैश, इस पॉइंट को हमने ई डैश सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू
BC जो कि BC के पैरेलल है। अगर DE इसके पैरेलल नहीं है, जो DE लाइन है अगर वो BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई लाइन तो BC के पैरेलल होगी ना, तो उसको हमने लेट कर लिया DE डैश एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। नाउ नाउ बाय BPT, बाय BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थियर्स थ्योरम, ठीक है। तो अगर DE डैश इसके पैरेलल है तो ये इसकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल करके आएगा AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE डैश ओवर E डैश C, ठीक है। तो ये कंक्लूजन यहाँ से निकल करके आ गया। तो यहाँ से ये कंडीशन आई हमारी कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये इसके इक्वल आ रहा है, बट हमको जो गिवन है, हमको तो क्या गिवन है, हमको गिवन है कि जो AD अपॉन DB है वो AE अपॉन EC के इक्वल है, ठीक है। ये हमको गिवन है, तो हमने यहाँ से वैल्यू प्लेस कर दी इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, AD, यहाँ से बनेगा AD ओवर DB। एक्चुअली AD ओवर DB हमको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि AD ओवर DB की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसको हम बस खाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे AE ओवर EC से। तो AE ओवर EC इज इक्वल्स टू AE डैश ओवर E डैश C, ठीक है। तो इधर ये चीज़ हमको ऐसे मिल गई। अब हम क्या करें कि इसको थोड़ा सा अगर AE प्लस EC अगर करें, देखिए AE और EC अगर प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, AC मिलता है, ठीक है। तो AC हमारे पास रहेगा। अगर हम दोनों साइड में 1 ऐड कर दें, अगर हम दोनों साइड में 1 ऐड कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं एडिंग 1 इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, ये हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE डैश ओवर E डैश C प्लस 1। दोनों साइड में हमने वन ऐड कर दिया है। एलसीएम लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC डिवाइडेड बाई EC, ओके, इज इक्वल्स टू AE डैश, आई होप एलसीएम वगैरह पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। E डैश C, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा डाउट नहीं होगा, मैं तुरंत रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, और डिवाइड में आ जाएगा E डैश C, ओके। और देखिए AE प्लस EC, तो AE प्लस EC क्या है, देखिए AE प्लस EC, तो ये तो AC है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट AC ओवर EC इज इक्वल्स टू, और AE डैश प्लस E डैश C, ये भी हमारा AC ही होगा, तो AC ओवर अगेन E डैश C। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें AC से, दोनों साइड में AC डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इम्प्लाई कर रहा है हमारा कि जो EC है वो इक्वल आ रहा है E डैश C के। ये कंक्लूजन हमारा निकल करके आ रहा है कि जो EC है वो E डैश C के इक्वल है। और अगर EC E डैश C के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि जो C पॉइंट है वो कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। जो सॉरी जो E डैश पॉइंट है वो E के पास, E के ऊपर ही कॉन्साइड कर रहा है। इसका मतलब है कि E डैश पॉइंट अलग नहीं है, वो E ही है, और DE डैश कोई डिफरेंट लाइन नहीं है, वो DE ही है, ठीक है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि ये जो साइड है, जो कि अब जो हमने अज्यूम की थी, जो DE डैश थी वो तो पैरेलल थी, तो अब DE डैश तो थी नहीं, वो क्या थी, DE ही थी। तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट DE पैरेलल टू EC, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक। तो ये भी आपका प्रूव हो गया इसमें, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ BPT भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक और देख लेते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं क्या होगा। अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास में है जिनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल गिवन है, ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लेते हैं। जैसे ये एंगल है, तो ए बी सी, ये डी हो गया, ई एफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। हमको गिवन है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। जैसे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास में इतना गिवन है, ठीक है। अब हमने इसमें कंस्ट्रक्ट क्या किया है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कट कट डीई, सॉरी डीपी, कट डीपी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो ए बी के साइज की हमने डीपी इसमें कट कर ली डीई में, ठीक है, यहाँ से इसमें डीपी के साइज की डीपी हमने यहाँ से यहाँ पर कट कर ली, ठीक है। अब इसी के साथ में डी क्यू भी हमने कट किए हैं। ऑल्सो कट डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ए सी भी हमने डी क्यू के इक्वल कट कर ली, और पी को हमने क्यू से मीट कर दिया, ठीक है। अब पी को क्यू से मीट कर दिया है। अब इसके बाद में देखो, अगर इस ट्राइंगल को डीपी क्यू को, तो डीपी क्यू ट्राइंगल और एबीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई एस एस प्रॉपर्टी, ओके। तो दिस implies दैट ट्राइंगल एबीसी एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीपीक्यू, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी डीपीक्यू के कॉन्ग्रुएंट है बाई एस कॉन्ग्रुएंट रूल, ओके। क्योंकि ये साइड इसके इक्वल थी, ए बी इक्वल थी डीपी के, ए सी इक्वल थी डी क्यू के, और इनका इंक्लूडिंग एंगल जो था, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी के था, ठीक है। तो इससे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब देखिए, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। जैसे एंगल जो ए होगा वो डी के इक्वल हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। और हमको दिया हुआ है एंगल ए, सॉरी डी के, एक मिनट, फिर गलत, रिटेक। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी के है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी के हो जाएगा, ठीक है। एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू के, ठीक है। तो यहाँ तक डन हो गया। लेकिन हमको ये भी गिवन है कि जो एंगल बी है वो ई के गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अब देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए, इसमें कह रहा है जो एंगल बी है वो एंगल पी के इक्वल है, और यहाँ पर कह रहा है कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ठीक। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो एंगल पी है, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ओके। ऑल्सो ऑल्सो एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक। तो यहाँ से हमको एक और कंक्लूजन यहाँ पर मिल गया कि ये जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको इनकी भी कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कॉन्ग्रुएंसी से मतलब इनका ये पता चल गया कि ये दोनों एंगल इसके इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखो तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल पी और एंगल ई तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर एंगल पी एंगल ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इट मीन्स
जो लाइन पी क्यू होगी वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। और अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट बीपीटी अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, डीपी ओवर पीई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर क्यू एफ। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको ये चीज़ गेट हो गई कि डी पी ओवर पीई और डी क्यू ओवर क्यू एफ, ठीक है। अब ऐसे देखें कि सबसे पहले मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न बताऊंगा, ठीक है। तो हम्म, इसमें अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आएगा ऊपर पीई इज अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ओके, इसके बाद में हम दोनों साइड में वन को ऐड कर दे रहे हैं, +1 इस तरफ और +1 इस तरफ, ठीक है। तो इससे क्या इम्प्लाई होगा, दिस इम्प्लाइज दैट पीई प्लस डीपी, तो यहाँ पर हमको मिलेगा पीई प्लस डीपी डिवाइडेड बाई डीपी, ओके, इज इक्वल्स टू क्यू एफ प्लस डी क्यू, ठीक है। तो क्यू एफ प्लस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू, ओके। अच्छा, पीई प्लस डीपी कितना है, तो पीई प्लस डीपी है डीई, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट पीई प्लस डीपी तो हो गया डीई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी ई, ओके, डीई ओवर डीपी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और क्यू एफ प्लस डी क्यू हो जाएगा डी एफ, तो यहाँ पर आ गया हमारा डी एफ अपॉन डी क्यू, ओके, डी एफ अपॉन डी क्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इनके फिर से रेसिप्रोकल करके और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे डीपी ऊपर आएगा तो डीपी किसके इक्वल था, डीपी इक्वल था ए बी के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी ओवर डीई इज इक्वल्स टू डी एफ डी क्यू क्या था, डी क्यू था ए सी के इक्वल, तो हमने लिख दिया ए सी ओवर डी एफ, ठीक है। अगर समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे हो जाए कि डी एफ को हमने नीचे लिख दिया और डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, रेसिप्रोकल कर दिया है फिर से, तो यहाँ पर हमें ये गेट हो गया, ये वैल्यू हमको मिली, मतलब कि इस ट्राइंगल की जो ए बी ये थी, जो करस्पॉन्डिंग साइड थी ए बी और डीई, तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू आ गई किसके, ए सी अपॉन डी एफ के, ओके। अगर दो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो अगर हम देखिए जैसे हमने ये पी क्यू ड्रॉ की थी, ठीक है, पी क्यू ड्रॉ की, तो जिस पे पी ने कट किया था पॉइंट ने, ठीक है, तो डीई और डीएफ का रेशियो इक्वल आ गया। अगर हम इसको पी क्यू को ऐसे ड्रॉ कर देते, ठीक है, पैरेलल टू डीई अगर ऐसे ड्रॉ कर देते, तो डीएफ और एफई का रेशियो भी इक्वल आ जाता, मतलब कोई दो साइड का रेशियो हमेशा हमको इक्वल मिल ही जाना है, ठीक है। और अगर दो का मिलेगा तीसरी का इक्वल हम कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन डी, सिमिलरली जिस तरह से हमने इसको किया है उसी तरह से हम आगे भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ई एफ, ओके। तो ये क्राइटेरिया हमारा आ गया, ठीक है। मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी दो ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होंगी। और अगर हमने एक बार ये प्रूव कर दिया तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, ये हमने सिमिलर इनको प्रूव कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी पॉलीगन में अगर एंगल भी इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल आ जाए तो उस कंडीशन में दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, ओके। अब इसके बाद में सेकंड क्राइटेरिया देख लेते हैं और उसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें कोई भी डाउट नहीं आया होगा, अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। और हाँ, ये जो ऊपर क्राइटेरिया है तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर,
इसको आप नोट करके लिख सकते हैं कि इसको हम ट्रिपल ए क्राइटेरिया और डबल ए क्राइटेरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया और डबल ए क्राइटेरिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर अब देखिए यहाँ से आपके पास में एक मतलब बहुत छोटा हो गया, अगर आपको कहा जाए कि ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल है उनको सिमिलर प्रूव करना है, तो आपको क्या करना है, बस उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो और इट मीन्स दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट उठाते हैं। तो सेकंड है हमारा, अब इसी का जस्ट अपोजिट है, ऐसे आप सोच सकते हैं, जैसे इसमें कहा है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, मतलब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई है ऑलरेडी साइड्स की। ठीक है, तो जैसे ये है, तो इसको हम मान लेते हैं सबसे पहले ए बी सी, इसको डी मान लिया, इसको ई मान लिया और इसको एफ मान लिया। ओके, तो हमने लेट कर लिया। इसके बाद में अब कंस्ट्रक्शन सिमिलर कंस्ट्रक्शन रहेगा जैसे पीछे था, लेकिन यहाँ पर हमको जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो जो गिवन है, तो गिवन में हमने लिखा कि ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। ओके, और हाँ यहाँ पर एक चीज़ और है, हम इसको लेस देन वन ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ए बी ए सी बी सी की सबकी वैल्यूज छोटी हैं, देखने से ही लग रहा है कि ये वाला ट्रायंगल हमारा छोटा है और इस वाले ट्रायंगल से। तो यहाँ पर जो रेशियो हमने लिया है वो प्रोपोर्शनल सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, डेनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन होगी। ठीक है, और ये इक्वल टू के होगा ऑफ कोर्स विदाउट अ डाउट। ठीक है, कोई कांस्टेंट हमने ले लिया। अब इसके बाद में ये इतना तो हमको गिवन है, तो कंस्ट्रक्शन हम वही करेंगे जो हमने ऊपर वाले केस में किया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, कंस्ट्रक्शन में कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने वही कर लिया कि ए बी के अकॉर्डिंग इसको हमने कट कर लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, और ए सी के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को कट कर लिया, इसको हमने क्यू मान लिया, और यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जो कि इन दोनों को पॉइंट को मीट करती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस लाइन को हमने पी क्यू कह दिया। ठीक है, अब अब देखिए, अब हम क्या करें कि हमें देखिए रेशियो तो गिवन है, ठीक है, लेकिन एंगल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे ए बी और डी ई का रेशियो अगर यहाँ से हम लें, तो ए बी अपॉन डी ई, ओके, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई हो गया। इसी के साथ साथ हम ले लें ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ ले लें। अब इसका हम कर दें रेसिप्रोकल, नहीं अभी नहीं, एक काम करते हैं, डी ई के बजाय इसमें सबसे पहले हम देखें ए बी की वैल्यू क्या है। ए बी की वैल्यू है यहाँ पर डी पी। देखिए इसमें हमारा गोल है कि हम जैसे जैसे इन दोनों साइड्स को या तो पैरेलल शो कर दें, ठीक है, पैरेलल शो कर दें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके मतलब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करें कि ए बी की वैल्यू देखिए, ए बी की वैल्यू कितनी है, डी पी, तो हम यहाँ पर ए बी की जगह डी पी पुट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डी पी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू, ए सी की वैल्यू कितनी है, डी क्यू, तो डी क्यू ओवर डी क्यू ओवर क्या आ जाएगा भाई, डी क्यू ओवर, हाँ डी एफ। ठीक है, तो डी क्यू ओवर डी एफ। ठीक, इतना ये हमारा आ गया। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल करके, ठीक है, और दोनों साइड में वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो दिस एम्प्लाइज, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, रेसिप्रोकल, तो डी ई आएगा ऊपर, नीचे आएगा डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ ऊपर आएगा और डी क्यू आ गया नीचे। ठीक है, डी तो नहीं लग रहा है ये, एक मिनट, तो डी क्यू आ गया नीचे। अब दोनों साइड में हमें वन सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो जब हम वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि डी ई से डी पी माइनस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए लिख ही देते हैं, ज़्यादा शॉर्टकट भी सही नहीं है, किसी को समझ में आ रहा होगा तो मिस हो जाएगा। तो डी एफ अपॉन डी क्यू
ठीक है, ये क्यू है भाई, -1, दोनों साइड में हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए डी ई माइनस डी पी, डी ई माइनस डी पी मिलेगा, तो डी ई माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी पी, ओके, इज इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए डी ई माइनस डी पी कितना हो जाएगा, पी ई, ठीक है, पी ई ओवर डी पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से डी एफ माइनस डी क्यू, तो डी एफ माइनस डी क्यू अगर है तो डी एफ माइनस डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू एफ हो जाएगी, तो क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ठीक। ये दो वैल्यूज हमको मिली। अब यहाँ से अगर आप इसको गौर से देखो तो यहाँ से लग रही है बीपीटी की कन्वर्स, जो बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम ऊपर प्रूव की थी हमने, तो वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। कैसे, अब देखिए पीई ओवर डीपी और क्यू एफ ओवर डी क्यू, मतलब कि इसकी दोनों साइड का रेशियो सेम है, और अगर दोनों साइड का रेशियो सेम है तो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। पी क्यू ई एफ के पैरेलल क्यों है, पी क्यू एफ के पैरेलल है बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से हमने कहा कि जो पी क्यू होगी वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो भाई इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये पी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, और ये जो क्यू एंगल है ये इसके एफ एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो दिस क्योंकि भाई अब पैरेलल साइड को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही होती है, डीई को एज ए ट्रांसवर्सल ले लीजिए और पी क्यू को ई एफ को पैरेलल ले लीजिए, तो इनको कट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। तो एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एफ। नाउ triangle DEF, DEF is similar to triangle DPQ, ठीक है। तो DEF जो ट्राइंगल है वो DPQ ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। कैसे हुआ, बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अभी जो हमने ऊपर प्रूव किया था, हमने देखा था ना कि अगर किसी दो ट्राइंगल में अगर उसके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब अगर आप देखो तो देखिए डी, ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, ठीक। उसके बाद पी एंगल ई के इक्वल है, क्यू एंगल एफ के इक्वल है। तो जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो एक ट्राइंगल डी पी क्यू है और एक ट्राइंगल डी ई एफ है। दो ट्राइंगल हमारे पास में, एक डी पी क्यू है और एक डी ई एफ है। तो इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, तो इसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए, सिमिलर हो गए, ठीक। तो अब देखिए सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया फॉलो हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर अगर हो गए हैं, अब दो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल रेशियो में होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट इसकी जो साइड्स हैं, मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं डी पी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाई ई एफ, ठीक। तो ये चीज़ तो हमको गेट हो गई, ठीक है। सिंस जो ट्राइंगल डी ई एफ है, डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी क्यू के, तो ये दोनों ट्राइंगल तो हमारे सिमिलर हो गए। अब एक चीज़ हमको गिवन भी है, गिवन क्या है, तो गिवन हमको था, देखिए गिवन हमको यहाँ पर था, ठीक है, कि ए बी जो है ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ। तो ए बी अपॉन डी ई को, तो ए बी की वैल्यू कितनी हम डी पी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ से रखा कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू, फिर ए सी अपॉन डी एफ, तो ए सी की वैल्यू कितनी है डी क्यू, तो हम डी क्यू यहाँ पुट कर दें, तो डी क्यू अपॉन
डी एफ। ओके, ये गिवन वाला यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और थर्ड पार्ट है हमारा बी सी अपॉन ई एफ, तो हम वही लिखेंगे बी सी अपॉन ई एफ, ठीक। बी सी अपॉन ई एफ भी हमने लिख दिया। अब यहाँ से अगर देखो आप, तो ये जो दो हमको इक्वेशन इक्वेशन क्या, ऐसे कांस्टेंट वैल्यू समझ लो, दो रेशियो हमारे पास में है, एक डी पी अपॉन डी का ये वाला, ये हमने निकाला इससे, और ये हमको गिवन है, ठीक है, ये हमको ऊपर गिवन था। तो इससे अब देख के समझ में आ रहा है कि डी पी डी ई आपस में इक्वल है, डी क्यू अपॉन डी एफ आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो पी क्यू अपॉन ई एफ है, बी सी अपॉन ई एफ, ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू ओवर ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ, ठीक है। बी सी, तो ई एफ से ई एफ हमारा कैंसिल, तो ये आ गया दिखा करके टोटली पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी हमारा आ गया। अगर पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी आ गया, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। दिस इंप्लाइज दैट बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा, यहाँ पर बता दे रहे हैं। हम्म, यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, ठीक है। कैसे? ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। मतलब कि अब देखिए, ये जो दो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल हमारा ये है, ये वाला ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है हमारा डी पी क्यू। तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन से हमने ए बी जो है वो डी पी के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया था, और ए सी को हमने डी क्यू के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक। इसके बाद में हमने थर्ड साइड भी इसके इक्वल दिखा दी कि बी सी, ये तो दो साइड कंस्ट्रक्शन से हो गई, और जो तीसरी साइड थी तो वो हमने अभी अभी प्रूव कर दी, पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पर ये प्रूव कर दी। तो ये और ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी ऑल्सो। अब एंगल पी किसके इक्वल था, एंगल ई के, तो हमने लिख दिया एंगल ई के भी इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से जो एंगल इसका बी होगा, ठीक है, सिमिलरली दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू, अब एंगल बी किसके, एंगल बी इक्वल होगा एंगल पी के, और एंगल पी इक्वल था एंगल ई के, तो बी हो गया किसके, ई के इक्वल। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और ये यहाँ पर ई नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा, सॉरी एक, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये होगा एंगल डी, तो यहाँ पर हमने डी लिख दिया, एंगल डी, ओके। और सिमिलरली जो हमारा एंगल सी होगा, तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, ठीक। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, इन दोनों ट्राइंगल का साइड का रेशियो तो हमको गिवन था कि इन दोनों ट्राइंगल की साइड में रेशियो है। एंगल्स भी हमने इक्वल कर दिए कि ए एंगल हो गया डी के इक्वल, बी एंगल हो गया ई के इक्वल, सी एंगल हो गया एफ के इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल दिखा दिए, और अगर एंगल्स भी इक्वल है करस्पॉन्डिंग, और उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी सेम है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी, ABC is similar to triangle DEF, ठीक है। तो ये इतना हो गया हमारा, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट में मुझे एक और पॉइंट बताना है सिमिलैरिटी से ही रिलेटेड, ठीक है। तो मैं उसको बताऊंगा, तो थोड़ा सा 2 मिनट और अगर देख सकते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ तक देखी है तो एटलीस्ट 2 मिनट रुक के आप आगे तक की देखना। इसको मैं इस प्रूफ के बाद बताऊंगा, थोड़ा सा रुकिएगा। अब इसके बाद में, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसमें भी देख लेते हैं जल्दी से, लास्ट क्राइटेरिया है हमारा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिर से वही जो गिवन है हम वही लिखेंगे, और गिवन हमको है कि वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल। तो हमने सबसे पहले लिया कि भाई ये वाला जो एंगल है वो एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, मतलब कि ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी लेट कर लिया, इसको ई लेट कर लिया, और इसको एफ लेट कर लिया, ओके। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है, और जो गिवन है हमें, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको गिवन है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। उन्होंने कहा कोई भी एक एंगल इक्वल है, हमने एंगल ए को मान लिया एंगल डी के इक्वल,
ओके, इसके बाद में अब हमको ये देखना है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, डीई के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, आर इन प्रोपोर्शन। तो ए सी इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ठीक। तो ये दो कंडीशन हमने ले ली यहाँ पर, ठीक है। तो इतना तो हमको गिवन हो गया पार्ट ये। फिर वही कंस्ट्रक्शन रहेगा हमारा, ए बी के इक्वल यहाँ पर कट लगाएंगे और ए सी के इक्वल यहाँ पर कट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पी यहाँ पर, ये हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं डी पी इज इक्वल्स टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी। तो बाई कंस्ट्रक्शन हमने ये कह दिया, ठीक है। अब इसके बाद में एंगल्स भी इसके इक्वल है, ठीक है, एंगल्स भी इक्वल है। कौन कौन से, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भैया जो हमारा ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है ना, ट्राइंगल ये वाला, ठीक है, डी पी क्यू ट्राइंगल, तो ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। और ए बी अपॉन डी ई हमको गिवन है, ए सी अपॉन डी एफ हमको गिवन है। तो ये एंगल भी देखिए, पिछले केस में यही हुआ था कि जब ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ हमने लिया था। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो हमारे पास में है, तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, ठीक है। डी पी क्यू, ए बी सी जो है वो डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है बाई एस ए एस प्रॉपर्टी, ठीक है, एस एस कॉन्ग्रुएंट रूल। और ए बी सी अगर डी पी क्यू के इक्वल है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है बाई एस एस से, तो हम कह सकते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एक पॉइंट जो हमने गेट किया है, फर्स्ट इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद में हम दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है, दूसरी चीज़ प्रूव करनी है पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव करना है। तो उसके लिए हमको गिवन है कि ए बी अपॉन डी ई, तो इसको हमने लिख लिया डी ई, ए बी अपॉन डी है ना, हाँ, तो इसी को यही रहने देते हैं, एक मिनट रुकिए। अ, हम्म, तो ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से देखिए, इसको फिर से हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा डी ई ओवर ए बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी एफ ओवर ए सी, ठीक। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए डीई की वैल्यू कितनी है, डीई किसके इक्वल मानी थी हमने, सॉरी डी नहीं, ए बी किसके इक्वल मानी थी, ए बी मानी थी हमने डीपी के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डीई ओवर डीपी इज इक्वल्स टू डी एफ ओवर ए सी। ए सी कितनी है, ए सी थी हमने डी क्यू लेट की थी, तो यहाँ पर आ जाएगा डी क्यू। अब इसके बाद में दोनों साइड में वन सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो वन इस साइड में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और -1 यहाँ भी कर देंगे। तो इससे हमको क्या गेट होगा, तो डी ई माइनस डी पी। अब देखिए ये चीज़ मैं ऊपर भी कर चुका हूँ, तो डी ई माइनस डी पी कितना हो जाएगा, डी ई ये पूरी साइड है, डी पी ये साइड है, तो हमको पी ई मिलेगा। तो हमने लिख दिया ऊपर पी ई डिवाइडेड बाई डी पी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमको जब डी क्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिलेगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमको मिली। तो डी पी, अब देखिए डी पी ओवर डी पी और क्यू एफ ओवर डी क्यू, तो इसकी जो दोनों साइड के रेशियोज हैं तो वो तो इक्वल आ गए। अगर दोनों साइड के रेशियो इक्वल हैं देन दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। तो दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, और अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक है, ठीक। और अगर देखिए एंगल पी एंगल ई के इक्वल है और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, तो यहाँ से हम देख चुके थे कि जो एंगल बी है वो एंगल पी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। और अगर कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल होते हैं तो उनके एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमको एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन मिल रहा है कि जो एंगल बी होगा वो डायरेक्टली इक्वल टू होगा किसके, एंगल ई के। तो ये जो कंडीशन है ये इम्प्लाई कर रही है कि जो एंगल बी हो जाएगा वो एंगल ई के इक्वल होगा एंड एंगल सी हो जाएगा एंगल एफ के इक्वल, ठीक है।
और जो एंगल ए था, तो एंगल ए तो ऑलरेडी एंगल डी के इक्वल था क्योंकि ये हमको गिवन था। ठीक है, ठीक, तो तीनों एंगल इक्वल आ गए। अब अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल आ गए, इट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था, ये थर्ड एंड फाइनल इसका क्राइटेरिया था। और अब जो मुझको एक बात बतानी थी, ठीक है, तो दो बातें हैं बेसिकली। एक तो नोट हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, और इसके बाद में एक चीज़ और बताएंगे अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले नोट देख लीजिए, अगर हमारे पास में दो राइट राइट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो राइट ट्राइंगल्स का मतलब एक एंगल उनका राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। ये भाई 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री एज्यूम करिए। ठीक है, इसके बाद में हाँ, यहाँ से एक और ट्राइंगल हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है इफ इन टू ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज इन वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब कि हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया। ठीक है, और इन दोनों साइड में से, चाहे ये साइड चाहे ये साइड कोई भी साइड हो, ठीक है, ऑफ अदर ट्राइंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल प्रोपोर्शनल अगर हैं, ठीक है, ये दोनों मतलब कोई भी साइड का रेशियो किसी के भी साथ में अगर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं जैसे ए है, बी है, सी है, डी, ई और एफ है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज मतलब होना चाहिए पहली चीज, तो मतलब कि ए सी ओवर डी एफ तो होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। फिर उसके बाद में चाहे आपकी जो बी सी है वो डी ई के हो जाए या ए बी इसके ई एफ के हो जाए, ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी सी ए बी सॉरी तो ट्राइंगल जो ए बी सी होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम किन्हीं दो ट्राइंगल के लिए सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लिख रहे होते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को मैंने कहा था कि मैं एंड में बताऊंगा, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। जहाँ पर भी हम सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लिख रहे होते हैं, जैसे ए है, बी है और सी है, ठीक है, तो इनको हम सिम्बोलिकली लिखते हैं। सिम्बोलिकली लिखने का मतलब कि इनके करस्पॉन्डेंस ऑर्डर को ध्यान में रख करके। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे ऐसे मैंने लिख दिया, डी लिखा यहाँ पर ई लिख दिया और यहाँ पर एफ लिख दिया, तो आप ऐसे देखिए, अगर ए मान लीजिए डी के इक्वल है, यहाँ पर है, जो बी है तो बी हमारा इक्वल है किसके, एफ के इक्वल है। ठीक है, एफ के इक्वल हो गया, और जो सी हमारा है तो सी हमारा हो गया है एंगल ई के इक्वल। ठीक है, तो ये देखिए सब में अलग अलग साइन मैंने बनाया, जो जो इक्वल है उसको भी दिखा दिया। तो अगर पहले ट्राइंगल को हमने ऐसे लिखा कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब देखिए ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, तो ए के करस्पॉन्डिंग है डी, तो हमें सबसे पहले डी लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद में ए के बाद हम दो तरह से जा सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे चले जाएं ए टू बी चले जाएं यहाँ पर, चाहे तो हम ए टू सी चले जाएं। ठीक है, तो जैसे ए बी सी अगर हम जा चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं ना, ए बी सी हम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो ए बी सी जाने का मतलब कि बी जाएंगे, तो इसमें देखिए डी के बाद कौन सा बी वाला है, एफ है, तो एफ और थर्ड वाला लास्ट में। ठीक है, तो इनको करस्पॉन्डेंस ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि करस्पॉन्डेंस ऑर्डर इनका नहीं ब्रेक होता। अगर मैं इसी ट्राइंगल को ऐसे लिख देता, बी ए सी लिख देता, तो भी इस वाले ट्राइंगल का ऑर्डर चेंज हो जाता कि बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एफ है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ को, फिर बी के बाद में ए सिंगल वाला लिया तो इसके बाद में डी आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर सी है तो लास्ट वाला आ जाएगा ई। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर को इनमें ध्यान में रख करके लिखना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसको कई बच्चे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो इस मैंने खाली कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाई थी। ठीक है, तो उसी मतलब कॉन्सेप्ट इसमें आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कुछ। ठीक है, तो जो भी आप लोगों के रिक्वेस्ट क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो भी मैं ऐड कर दूंगा, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर तो मुझे वीडियो बनानी है। और बस ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।